अजीज़ी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं और आप सबका हमें भरपूर साथ भी मिल रहा है कि किस तरह से एक एक एपिसोड में हमने मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार करके मीठी मीठी प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान सीखी है और उसका फल हमें इस तरह दिखाई दे रहा है कि हम जब भी आप लोगों से कहते हैं कि आप हमें ये चीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएं तो आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है और कमेंट बॉक्स में जब जवाब लिख कर आता है तो एहसास होता है कि यकीनन उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी अपने इस मकसद में कामयाब हो रही है कि बहुत आसान तरीके से आपको उर्दू ज़बान लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया जाए। क्योंकि देखिए, तलफ़्फ़ुज़ की भी बहुत अहमियत होती है। किसी ज़बान को अगर आप अच्छी तरह सीखते हैं तो उसे बोलना भी बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने आज एक रूसी कहानी का इंतखाब किया है। ये उर्दू तर्जुमा है और जिसका उन्वान या जिसका शीर्षक है सच्ची राहत। इस कहानी के जरिए से हम बहुत कुछ सीखेंगे। उन्वान है सच्ची राहत। राहत किसे कहते हैं? सुकून, आराम, ठीक। और इसमें ये बताइए कि चे पर जो एक निशान बना हुआ है ये क्या कहलाता है? तशदीद। तशदीद। तशदीद का मतलब होता है कि जब हम किसी भी उर्दू अल्फाबेट को दो बार पढ़ते हैं, जैसे सीन प्लस चे, क्योंकि इस पे तशदीद लगी है। सीन चे ज़बर सच, फिर चे ये ज़िरची। मात्राओं का ध्यान रखिएगा, ये सारी मात्राएं हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सच्ची, तो सीन चे ज़बर सच, चे ये ज़िरची, सच्ची। हमने सीखा क्या तशदीद किसे कहते हैं। देखिए, तशदीद की शक्ल ये है, वो तो मैंने ऊपर ज़बर लगाया हुआ है क्योंकि सच्ची। तो अब यहां क्योंकि दो बार ये पढ़ा जा रहा है, सीन चे ज़बर सच। देखिएगा फिर से, तशदीद की शक्ल आपने देखी कि किस तरह से है। ये तशदीद है, ठीक। जब ये किसी अल्फाबेट के ऊपर ये सिंबल लगा होता है तो वो अल्फाबेट दो बार पढ़ा जाता है। जैसे सीन प्लस चे, सीन चे ज़बर सच, चे ये ज़िरची, सच्ची। अब देखिए कैसे हमने अल्फाबेट्स को मुख्तसर किया। सीन को इतना छोटा किया, चे को छोटा किया, फिर उसमें छोटी ये। सीन चे ज़बर सच, चे ये ज़िरची, सच्ची। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो है सच्ची राहत, यानी सच्चा आराम। तो सच्चा आराम आप लोग के ख्याल में किस चीज में पोशीदा है? सोच के रखिएगा। कहानी के आखिर में जब हम इसके जरिए से न सिर्फ ये कि कुछ जुमले भी लिखना सीख लेंगे, कुछ अल्फाज भी सीख लेंगे, कुछ शब्द भी सीख लेंगे और साथ ही साथ अपना उच्चारण भी सही कर लेंगे, तो उसके आखिर में जो नतीजा आएगा तब आप मुझे बताएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है, लेकिन कहानी के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि कहानी सुनना जरूर है, पर उसको सुनने के बाद आपका उच्चारण सही होना चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन या आपका तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कुछ यहाँ हम लोग लिखकर आपको प्रैक्टिस कराते हैं, मश्क कराते हैं, उसे आप घर पर बार बार जरूर लिखेंगे। तो बहरहाल, एक दफा का जिक्र है कि रूस के एक जिले में एक आदमी रहता था। इलियास उसका नाम था। उसके बाप ने जो एक किसान था, 2 गायें, 20 भेड़ें और 7 घोड़े मरते वक्त उसके लिए छोड़े थे। अब देखिए यहाँ पर घोड़े छोड़े, तो ये छे और घे किस तरह बनता है? तो चे प्लस 2 चश्मी है मिलाकर बन जाएगा 6। इसी तरह से गाफ प्लस 2 चश्मी है, ये मिलकर बनेगा घे। तो जब हम लिखेंगे घोड़े तो घे वाव ज़बर घो, रे ये ज़बर रे, घोड़े। फिर ऐसे ही छोड़े, छे वाव ज़बर छो, रे ये ज़बर रे, छोड़े। यानी इलियास को बहुत कुछ उसके वालिद से मिला, जिसमें 2 गायें, 20 भेड़ें और 7 घोड़े
मरते वक्त उसके लिए उसका बाप छोड़ कर गया। इलियास और उसकी बीवी ने बहुत मेहनत से बोया जोता, वो सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करते रहते थे। शाम का सही उच्चारण आशुतोष? शाम। शाम, ठीक, बिल्कुल। कुछ लोग इसको शाम बोलते हैं, तो सा और श में फर्क है। शाम तक अपने खेतों में काम करते रहते थे। होते होते इलियास बहुत मालदार और खुशहाल हो गया। अब खुशहाल का सही उच्चारण कौन करेगा? सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? खुशहाल। वर्तिका, वेरी गुड। अच्छा, अब खुशहाल का एक जुमला बताइए। खुशहाल, मैं इसलिए अलग अलग ही लिख रही हूं ताकि आप लोग समझ लें। खुश मिला के भी लिख सकते हैं। खुशहाल क्या जुमला बनेगा? जब किसी को अच्छी नौकरी मिल जाती है तो क्या होता है? खुशी होती है, खुशहाल हो जाता है। खुशी एक अलग चीज है, दोनों चीजें हैं। खुशहाल मतलब उसके हालात अच्छे हो गए। मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पेट भर के रोटी नहीं है, ऐसे में अगर उसकी नौकरी लगती है तो क्या होगा? वो अपने दिल की तमाम चीजों को खरीद कर लाएगा और अपने घर को भी कहीं ना कहीं, अपने उसके जो भी फैमिली के लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेगा, तो उसकी जिंदगी में जो तब्दीली आएगी उसे खुशहाली कहा जाता है। यानी खुश के मानी में होता है कि जब हम बहुत अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करते हैं, और खुशहाल जब हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो बहुत खुशहाल हो गया वो। अब उसके पास 200 घोड़े थे, यानी बहुत मेहनत की उसने। ये नहीं किया कि जो उसके वालिद छोड़ के गए उसने उसको सब खत्म कर दिया, नहीं, उसने उस पर भी बहुत मेहनत की और उसके पास मजीद बढ़ गई चीजें। अब क्या क्या था? 200 घोड़े थे, 150 मवेशी और 1200 भेड़ बकरियां। देखिए कितनी तादाद बढ़ गई। अब्बा ने क्या छोड़ा था? 2 गायें, 20 भेड़ें और 7 घोड़े। अब क्या है? 200 घोड़े, 150 मवेशी और 1200 भेड़ बकरियां थी, और बहुत से चरवाहे और घोसी, मक्खन, पनीर और दूसरी चीजें बनाने के लिए उसके यहाँ मुलाजिम थे। मुलाजिम का सही तलफ्फुज आशुतोष? मुलाजिम। मुलाजिम, ठीक। वर्तिका? मुलाजिम। गुड, दोनों ने ठीक बोला। अच्छा, मुलाजिम। अब देखिए मुलाजिम लिखा किस तरह गया है? मीम, फिर आगे क्या है राजेश? लाम। लाम, गुड। फिर उसके बाद अलिफ। अलिफ, फिर जे, गुड। फिर मीम, मुलाजिम। अब देखिए मीम किस तरह से आधा होता है। मीम का मुंह आप देख रहे हैं कि सीधा है यहाँ, लेकिन जब हम इसको किसी भी अल्फाबेट के साथ मिलाते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं। मीम, देखते रहिएगा मेरे हाथ को। लाम अलिफ जबर ला, मीम पिशमो, लाम अलिफ जबर ला, मात्राएं लग रही हैं। जे मीम जेर जिम, मुलाजिम। तो जिद का उच्चारण आपका ठीक होना चाहिए। पास पड़ोस के रहने वाले इलियास पर रश करने लगे। वो कहा करते, इलियास कैसा खुशकिस्मत है। किस्मत, वर्तिका? किस्मत। गुड, बहुत। आज तो बहुत अच्छा जवाब आ रहा है मेरे पास। किस्मत, ठीक है, बिल्कुल। उसका काफ का तलफ्फुज बिल्कुल ठीक है। खुशकिस्मत है, खुदा ने उसे सब कुछ दिया है। अच्छा, अगर हम खुदा का तलफ्फुज गलत पढ़ते हैं तो क्या फर्क हो जाता है? वो दूसरा एक खुदा मतलब जमीन में जो कोई चीज हम खोदी जाती है। गुड, उस चीज को लेके खुदा ईश्वर है, ठीक। अच्छा, उस इलाके के बड़े बड़े आदमी उसकी दोस्ती पर फख्र करते थे। फख्र, प्राउड फील करते थे या गर्व महसूस करते थे। इलियास का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ था। वो सबकी खातिर मदारात करता, सबको खूब खिलाता पिलाता। उसके दस्तरखान पर किस्म किस्म के खानों को और चाय, किस्म के खानों और चाय की कभी कमी ना रहती थी। जब कोई मेहमान उसके यहाँ आता तो एक दुम्बा ज़िबाह किया जाता, और ज्यादा मेहमान होते तो कई दुम्बे ज़िबाह हो जाते। इलियास के 2 लड़के थे और 1 लड़की। उन सब की शादियां उसने बड़ी धूमधाम से की। अच्छा, जब तक इलियास गरीब था उसके लड़के उसके साथ खेती बाड़ी और मवेशियों की देखभाल में लगे रहते थे। जब बाप दौलतमंद हो गया तो वो फजूल खर्च और बदचलन हो गए।
बड़ा लड़का शराब पीकर किसी से लड़ पड़ा और मारा गया, छोटा लड़का बीवी का गुलाम बन गया। अब देखिए यहाँ दो लफ्ज आए, एक लफ्ज आया गुलाम और एक लफ्ज आया गरीब। दोनों लफ्जों में जो हर्फ सबसे पहले आ रहा है वो क्या है? क्या है ये? गैन। अच्छा, फिर गैन को देखिए गरीब, गैन जबर गा, ये जरीब बेसाकिन, गरीब। इसी तरह से गुलाम। लेकिन अगर यही गैन बीच में आएगा तो उसकी शक्ल क्या होगी? गैन पेशो, लाम अलिफ जबर ला, मीम साकिन, गुलाम। अगर बीच में आएगा, मान लीजिए हम लिख रहे हैं क्या लफ्ज हो सकता है जिसमें गैन बीच में आ रहा हो? माफी में। चलिए एन की भी शक्ल उसी तरह से होती है, ठीक है। चलिए एन से हम लोग बता देती हूँ, एन से, एन इसी के साथ ही हम लोग लफ्ज लिखते हैं मुआफी। देखिए शक्ल देखिए किस तरह बदलती है। जब शुरू में ये अल्फाबेट लगता है तो देखिए किस तरह से ये शक्ल है, छोटा हुआ हमने इसकी गर्दन इतनी कर दी। गैन देख रहे हैं ना, गरीब में गुलाम में, देखिए इस तरह। जब ये लफ्ज के या शब्द के शुरू में है, लेकिन अगर ये बीच में होगा, गैन भी इसी तरह से लिखा जाता है, तो देखिए किस तरह से इसने शक्ल बदली, ये इस तरह है। यानी आप कह सकते हैं कि इसको हमने ऐसे शक्ल दी, ऐसे ये शक्ल है इसकी, मुआफी। तो ये जो शक्लें हैं अगर आप याद रखेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। गैन भी इसी तरह से बीच में आता है। मसलन अगर हम लिखें मुगल, देखिए लफ्ज याद आया अभी, मीम गैन और लाम, मुगल, ठीक। तो गुलाम यहाँ देखिए इसकी शक्ल और यहाँ देखिए किस तरह से अलग है। इसी तरह से ऐन की भी शक्लें होती हैं। तो बहरहाल उसका बड़ा लड़का गुलाम बीवी का, वो तो मर गया, और छोटा लड़का बीवी का गुलाम बन गया और माँ बाप की तरफ से बेपरवाही बरतने लगा। बाप ने उसे कुछ जमीन और मवेशी देकर अलग कर दिया। ये इलियास की मुसीबतों की इब्तिदा थी। किसी मुहलक मर्ज में, लफ्ज मर्ज कैसे लिखूंगी मैं, कोई हिज्जे बता पाएगा? ठीक, अभी देखिए लिखती हूँ, देखिए कितना सही बताएंगे। मीम रे ज़्वाद मर्ज। शेर भी है बहुत अच्छा इसके ऊपर, मरीज़े इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की, इसीलिए। और एक और है मीर का, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। समझ में आया? ये इश्क है और ये इश्क नहीं आसान। आगे मिसरा तो पूरा पढ़िए। एक आग का दरिया है, हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ा। तो बहरहाल उसका किसी मोहलक मर्ज ने उसकी बहुत सी भेड़ बकरियां खत्म कर दी। अचानक ही ये हुआ कि एक बेटे का इंतकाल हो गया, फिर उसका दूसरा जो है अपनी वाइफ के साथ हो गया, उसे अलग कर दिया और उसने उसकी बहुत सी भेड़ बकरियां भी मर गईं। फिर एक साल खुश्क साली का ये आलम हुआ कि इंसानों के लिए अनाज और मवेशियों के लिए चारा पैदा ना हो सका। खुश्क साली, कहत, कहत किसे कहते हैं? सूखा, सूखा पड़ता है जब बारिश नहीं होती, उसको कहा जाता है। तो चलिए कहत लिखना सीख लीजिए, ये एक अच्छा लफ्ज है। काफ कौन सी वाली है राजेश? बड़ी है। तोए, कहत, सूखे को कहा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। खुश्क साली उसी को कहते हैं, कहत। तो कहीं भी अनाज पैदा नहीं हुआ, मवेशी मर गए और उसके करीब करीब तमाम मवेशी, मवेशी जानवर उसके जितने भी थे,
اس کے بعد लुटेरों का एक गिरोह उसके घोड़े खोल कर ले गया, इन पे दर पे मुसीबतों ने इलियास की कमर तोड़ दी। यानी एक इंसान जो बहुत खुशहाल था, उसका सब कुछ खत्म हो गया और वो गरीब हो गया। यहाँ तक नौबत पहुंची कि उसे अपना मकान और तमाम सामान भी फरोख्त कर देना पड़ा। फरोख्त बेचना, लिख इसलिए रही हूं कि इसका उच्चारण आपका ठीक होना चाहिए, फरोख्त। अच्छा, और होते होते ये हाल हो गया कि उसकी गुजर बसर के लिए कुछ भी नहीं रहा। उस वक्त इलियास की उम्र 70 बरस थी। उसका लड़का किसी बैरूनी मुल्क को चला गया, लड़की खुदा को सिधारी। अब देखिए सब कुछ खत्म हो रहा है। गरज अब दुनिया में कोई ऐसा ना रहा जो बूढ़े इलियास का साथ देता। हाँ, उस बदनसीब बूढ़े के एक पड़ोसी मोहम्मद शाह ने जरूर उसकी मदद की, और मोहम्मद शाह अच्छा खासा खाता पीता आदमी था। वो बहुत नेक और हमदर्द और रहमदिल था। उसे इलियास पर बड़ा तरस आया। उसने इलियास से कहा, तुम दोनों मियाँ बीवी मेरे यहाँ आ जाओ और मेरे घर को अपना घर समझो। हो सके तो गर्मी के मौसम में खेती बाड़ी में मदद करना, जाड़ों में मवेशियों की देखभाल करना। तुम्हारी बीवी दूध दोहेगी, मक्खन बनाएगी, घी निकालेगी। मैं जहां तक मुझसे हो सकेगा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ ना होने दूंगा। अब देखिए इस तरह से ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो उनके घर में रहने लगे और दोनों बहुत आराम से थे, सुकून से थे। एक दिन क्या हुआ कि जिस आदमी ने इनको अपने यहाँ रखा था, उनके यहाँ कुछ मेहमान आए, तो उन्होंने इशारा करके कहा कि देखिए ये जो आदमी मेरे यहाँ काम कर रहा है, पहले ये बहुत खुशहाल था और आज मेरे यहाँ इस कंडीशन में है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है। तो उन्होंने कहा कि इनको बुलाओ, हम इनसे बात करना चाहते हैं। अब वो लोग, उनके दिमाग में ये तजस्सुस था, ये क्यूरियोसिटी थी कि वो जाने कि आखिर ये खुश है या ये बहुत दुखी है। तो वो पूछते हैं उनसे। मेहमान मोहम्मद शाह ने इलियास को बुलवाया। उसने आते ही मोहम्मद शाह और उसके मेहमानों को बहुत अदब से सलाम किया। उसे खातिर के साथ बिठाया गया और चाय पेश की गई। फिर मेहमानों ने उससे पूछा, बाबा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? इलियास, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत आराम से हूँ। मेहमान, फिर भी जब अपनी खुशहाली का जमाना याद आता होगा तो दिल पर सांप लौट जाता होगा। इलियास, अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, शायद आपको यकीन न आए मगर यह हकीकत है कि मैं और मेरी बीवी 50 बरस तक सच्ची राहत को तलाश करते रहे मगर उसका सुराग ना पा सके। यानी जब तक दौलत थी, मगर जब से हम यहाँ आए हैं हमारी आंखें खुल गई हैं। हम दुनिया जहान की फिक्रों से आजाद हैं। दिन भर काम करते हैं और रात को बेफिक्री के साथ मजे में पांव फैलाकर सोते हैं। मेहमान और खुद मेजबान को हैरत से तकते हुए देखकर इलियास ने कहा, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि आपको यकीन आना मुश्किल है, मगर मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सही है। जब तक हमारे पास दौलत थी, मालो असबाब था, हम एक दिन भी खुश ना रह सके, मगर आज जबकि हमारे पास कुछ नहीं है और हम किसानों में रहते हैं और उन्हीं की सी जिंदगी बसर करते हैं, तो हम सारे गमों से आजाद हैं। इलियास, बात यह है कि जब हम मालदार थे और रुपया पैसा पास था तो रात और दिन में 5 मिनट भी सुकून और इत्मीनान के मैसर ना आते थे। यहाँ तक कि खुदा के हुजूर में सर झुकाने और उससे दुआ करने का भी मौका ना मिलता था। शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जो हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान ना आ जाता हो। ये फिक्र रहती थी कि उनकी खातिर मदारात में कोई कसर ना रह जाए। ये डर लगा रहता था कि भेड़िए हमारी बकरियों और उनके बच्चों को उठा ना ले जाएं या डाकू हमारे घोड़े ना खोल ले जाएं। वो और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिनके नुकसान का डर हमें सताता रहता था। बहुत सारी फिक्रें हमें घेरे रहती थी। अब मेहमान फिर पूछता है, अब क्या हाल है? इलियास, अब हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। सुबह बहुत सवेरे उठकर खुदा की इबादत करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। अब हमें सिर्फ एक ख्याल रहता है, वो ये कि जो काम हमारे सुपुर्द है दिल लगाकर अंजाम दें। हमें यहाँ हर किस्म का आराम है, अच्छे से अच्छा खाने और पीने को मिलता है, चैन से रहते हैं। जो सुख हमें यहाँ आकर मिला वो 50 बरस की दौलतमंदी में मैसर ना आ सका। अब हमें सच्ची राहत नसीब है। तो कहानी आप लोगों ने पूरी सुन ली और उसके जरिए से बहुत से अल्फाज भी सीख लिए। एक लफ्ज जो हम बहुत बोलते हैं और उसका हमारा तलफ्फुज अक्सर गलत होता है, वो है, उर्दू में भी लिख रही हूं और हिंदी में भी लिख रही हूं। क्या लफ्ज है ये? खाली। क्यों भाई, खाली कैसे हुआ? वैसे इसमें आधा खा आना चाहिए।
ख्याल आधा आधा खा आएगा ना, बताइए वर्तिका। कीमा, ख्याल नीचे बिंदी, ख्याल, ख्याल, इसीलिए तो बीच में रोका कि ख्याल का उच्चारण सही होना चाहिए। एक शेर है बहुत मशहूर, होमवर्क समझ लीजिए। ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम। ख्याल तो आप जानते हैं, खातिर कहते हैं दिल को, ये वो खातिर नहीं है जो खातिर मदारात वाली। खातिर मतलब दिल, अहबाब दोस्त, तो दोस्तों के दिलों का ख्याल रखना चाहिए हमेशा। ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लग जाए आपगीनों को। आपगीना पानी का बुलबुला, यानी दोस्तों का दिल जो है वो पानी के बुलबुले की तरह होता है। अगर आपने जरा सी सख्त बात उनको कह दी तो क्या होता है बुलबुले का, वो फूट जाता है। तो बहरहाल खैर, हमें तो मकसद हमारा आपको उर्दू सिखाना है, तो यहाँ ख्याल, खातिर, तलफ़ुज़ की तरफ ध्यान देंगे। 2 नए लफ्ज आपने सीख लिए, खातिर के मानी दिल आपने सीख लिया। एक और मशहूर शेर दाग का, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मकसद यही है कि आपको हम मुख्तलिफ ज़राए से उर्दू सिखाएं, और आप क्योंकि सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिल बहुत खुश होता है। हम सबसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।